नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो संसद का विशेष सत्र अभी हुआ है और उसके ठीक बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए महिलाओं का सम्मान किया है और उनका सम्मान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में और उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि इसे तत्काल लागू किया जाए क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें लंबे समय तक इसे लागू होने की कोई संभावना दिखती नहीं है और यह महिलाओं के साथ इंसाफ वाली स्थिति नहीं है। ये जो तमाम सवाल हैं और इसका जो एक आर्थिक पक्ष है इस पूरी स्थिति का और संसद का जो विशेष सत्र है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने-माने पत्रकार और अर्थशास्त्र के ज्ञाता, विशेषज्ञ, बिज़नेस मामलों के एक्सपर्ट मधुरेंद्र सिन्हा जी। जी, मधुरेंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सात रंग न्यूज़ पर। इस बार जो संसद का जो मौजूदा सत्र हुआ, विशेष सत्र हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो पहले से कहा जा रहा था कि इस सत्र में प्रधानमंत्री किसी तरह की नए विषय को उठाएँगे, कोई नया हंगामा करेंगे, कोई नया मुद्दा उठाएँगे बहुत बड़ा, तो वो बात सच निकली। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या होने वाला है, नया सत्र हो रहा है, तो इसमें आखिर प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं? कौन-सी नई बात करना चाहते हैं? कोई नया बिल ला रहे हैं या कोई कुछ खास करने जा रहे हैं? तो ये बात धीरे-धीरे साफ हो गई कि नया बिल आएगा और वो महिला आरक्षण पर होगा। इस बात से विपक्षी चौंक गए और ये हमने देखा है पास्ट में, अतीत में हमने देखा है कि जब मोदी जी कोई नैरेटिव सेट करते हैं, तो विपक्ष उनके उनके जाल में आसानी से फँस जाया करता है। विरोध की रणनीति रहती है ज़्यादातर, तो फँस जाते हैं। इस बार विपक्ष ने बुद्धिमानी ये की कि सब मिल-जुल करके इसका समर्थन कर दिया क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है ये मोटे तौर पर। तो अगर हम विरोध करेंगे इसका या हम चालाकी करेंगे, तो फिर वो हमें इलेक्शन में काम नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरत है कि मिल-जुल करके इस पर सहमति बनाई जाए। तो ये एक था मुद्दा, बड़ा मुद्दा था, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, कोई छोटी बात नहीं है आरक्षण देना इस तरह से महिलाओं को। और ये बिल जो कि 17 साल से लटक-पटक रहा था, अब अचानक ही पास हो गया और वही महज़ 2 वोट इनके खिलाफ आए, बाकी तो सब के सब इनके साथ हो लिए। तो ये एक अच्छा मुद्दा था जो कि उठाया गया नए भवन में, नए सत्र में और नया बिल, ये सब बहुत दिलचस्प है। हुँ। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प तो है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है क्या? जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये बिल बेशक यहाँ से पास हो गया हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसे लागू करने में 10-12 साल से कम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो 2 क्लॉज़ेज़ जोड़े गए हैं कि डिलिमिटेशन पहले होगा, फिर जनगणना होगी, उसके बाद जाकर कहीं तब ये बिल अपने ज़मीनी स्तर पर आएगा या इसे लागू कर दिया जाएगा। तो नहीं, क्या अब मॉडर्न हाँ, डेज़ में इतना समय नहीं लगता है। देखिए कंप्यूटर हम जो जी रहे हैं जिस युग में वो कंप्यूटर युग है। बहुत फ़ास्ट चीज़ें होती हैं। आप 140 करोड़ लोगों को टीके 2 बार लग गए और सारे के सारे रिकॉर्डेड हो गए इतनी जल्दी। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि कंप्यूटराइज़ेशन के इस दौर में जनगणना करना आसान भी है और बहुत तेज़ जनगणना हो सकती है। सरकार के पास अमूमन सारे डेटा हैं, जैसे कि आधार कार्ड से अगर आप जोड़ लें, तो सारा डेटा तो सरकार के पास है, सेंसस की बात कर रहा हूँ मैं। इससे सरकार चाहे तो बैठे-बैठे पता लगा लेगी कि भारत में कितनी महिलाएँ हैं और कितने पुरुष हैं। दूसरा, जहाँ तक दूसरा मामला है डिलिमिटेशन का, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें जो-जो परेशानियाँ आएँगी ज़रूर, डिलिमिटेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है और इसमें नेता लोग भी खासा हल्ला मचाते हैं, जो जीते हुए नेता हैं, मालूम पड़ा कि उनके जो असली मजबूत ज़मीन थी, वही खिसक गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ डिलिमिटेशन का कि रामविलास पासवान जी, जो हाजीपुर से जीते थे, उनका एक बड़ा हिस्सा था, वो अगड़ी जातियों का था और वो पूरा का पूरा उनको वहाँ से समर्थन मिलता था, वही कट गया था डिलिमिटेशन में, तो उससे तो बहुत परेशानी में पड़ गए वो।
तो एक बात कह रहा हूँ कि डिलिमिटेशन एक मुद्दा होगा जो इस समय लगेगा, लेकिन तब भी 10 साल वाली बात बेकार है। मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल में डिलिमिटेशन हो सकता है, और महिला सेंसस तो पैन कार्ड से जोड़ के सरकार चाहे तो निकाल सकती है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 3 साल लगेंगे जरूर, 3 साल में, यानी वो जो कहा जा रहा है कि 2029 के चुनाव इस आधार पर होंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकते नहीं है। ये तो विपक्ष की आदत है कि ना ना नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। इस राज्य में मोदी जी के इस गवर्नेंस में और इस राज्य में ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि 2029 में चुनाव लड़ा जा सकता है इस तरह से, और महिला बिल जो है पास किया जा सकता है। तो पास तो किया गया है, लागू किया जा सकता है महिलाओं का आरक्षण। लेकिन जैसे आपने कहा कि विपक्ष की तो आदत है कि जबरदस्ती हर चीज में वो कोई ना कोई मीन मेख निकालता है या फिर कोई इसको मुद्दा बनाता है। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मोदी बार-बार कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसका मतलब ये मान के चलना चाहिए कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उसमें एक बार फिर से मोदी इन तमाम मुद्दों को लेकर के आएँगे और फिर से बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। अभी महिला आरक्षण बिल ही मोदी लेकर आए, तो इससे तो उन्हें मजबूती मिलेगी। ठीक है, बहुत वोट नहीं मिलेंगे लेकिन मजबूत होगी एक शख्सियत के तौर पर, और महिलाओं के वोट को लेने में उन्हें आसानी होगी। महिलाएं उनके प्रति सॉफ्ट रहेंगी, उन्हें वोट देंगी, ये तो बात पक्की है। इसमें दो राय है ही नहीं कि वो ले लेंगी, वो ले लेंगे वोट। ये हुँ। नहीं हो सकता, ओवरवेलमिंग सीन होगा, क्योंकि भाई विपक्ष ने भी पूरा का पूरा साथ दे दिया। विपक्ष ने साथ दिया, ठीक है, विपक्ष ने क्यों साथ दिया, ये इसके अपने राजनीतिक कारण हैं, क्योंकि ये बिल तो कांग्रेस लेकर के आई थी ना, और इतने लंबे समय से इस बिल को लेकर के पास होते-होते ये रह जाता था। तो इस बार मोदी मोदी जी के पास पूरा जो संख्या का खेल है, उसमें वो भारी पड़ते हैं, तो वो जो भी बिल चाहते हैं या जो भी कानून बनाना चाहते हैं, वो बना ले जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका एक फ़ायदा तो मोदी सरकार को है ही, लेकिन क्या इसको ये पूरी तरह ये माना जाना चाहिए कि ये मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है या बड़ी जीत है इस सरकार की? तो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो मोदी जी की जीत मैं इसको मानूंगा, क्योंकि क्यों ये बात अब तक पार्टियां नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस 17 साल बिल को लेके बैठी रही, तो क्यों बैठी रही, सवाल ये है। और आप उस पर सोनिया जी मलम्मा चढ़ा रही हैं कि बैकवर्ड कास्ट भी हो, इसमें इसमें फलाना भी हो, तो इसमें वो भी हो, इसका भी हो। ये सब तो खैर वो भी अपना अपना वो भी हिस्सा लेना चाह रही हैं भागीदारी में, की जो उस तरह की जो सफलता मिल रही है इस खेल में, वो भी अपना हिस्सा ले बटाना चाह रही हैं कि नहीं नहीं, इसमें इसमें ओबीसी के लिए भी हो, फलाने के लिए भी हो, इसके लिए भी हो। तो होड़ लगी हुई है इसी बिल में, सब अपना अपना श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी आपने बीजेपी के पूरा जो मीडिया का जो तंत्र है उनका, उनको उसको बहुत करीब से देखा है और समझा है। तो क्या आपको लगता है कि जितनी भी ये जो 9 साल की उपलब्धियाँ मोदी जी गिनवा रहे हैं बार-बार चुनावों में आकर के, तो क्या इसको व्यापक पैमाने पर जैसे जो डिजिटल ज़माना है, जिस तरह से पहले 5 साल पहले की जो स्थिति थी, उससे और कहीं बेहतर अभी स्थिति हुई है। तो क्या ये जो पूरा खेल है, डिजिटल दौर में, क्या ये इस मतलब विपक्ष इसका कभी इस बार मुकाबला करने की स्थिति में आ चुका है या नहीं आ चुका है? अभी भी नहीं आ चुका है। इंडिया कहने को बन गया, इंडिया बना लिया ये करके, चालाकी से इंडिया नाम रख लिया गया, बहुत चालाकी से, कि कुछ निकाला जाए तो एक कार्ड उनको मिला इंडिया के रूप में, जिसका उन्होंने कार्ड बीजेपी ने घमंडिया कर दिया इंडिया को। एनीवे, वो उससे न तो इंडिया से इनको कोई फायदा होने वाला है और न ही कोई नुकसान, वो ऐसे के वैसे रहेंगे। डिजिटल युग में देखिए, अभी मोदी जी ने जितना कुछ किया, मान लीजिए 9 सालों में, बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो भी अपना एक, उनका भी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन सच ये है कि काफी काम हुआ है इस देश में। मोदी सरकार ने बहुत क्षेत्रों में बहुत काम किया है। वो सब तो अब लेखा जोखा सामने आ ही जाएगा। विरोध करने वाले विरोध करते रहे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बहुत से फ्रंट्स में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं जैसे मानूंगा एक्सटर्नल अफेयर्स है, हेल्थ के कई मामलों में, स्पेस में काम तो पहले ही से चल रहा था, कोई नई बात तो नहीं थी। लेकिन अब तो श्रेय तो ले ही लेंगे मोदी जी। तो भाई हमारे हुँ। टाइम में मून मिशन हुआ सफल,
तो इस तरह से कई चीज़ें हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्कुल सीना ठोक करके वो ले सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो काम किया वो आज तक भारत में किसी भी मंत्री ने नहीं किया, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में विकास हुआ वो सराहनीय है। जो बाहर से लोग, हम्म, विदेशों से लोग आते हैं, वो सड़कों को देखकर हैरान हो जाते हैं, इंडिया के हाईवेज को देख देख कर हैरान हो जाते हैं। तो काफी काम किया गया इस सरकार में, ऐसा नहीं है। आप ऑटो क्रांति हो रही है आज देश में, इतना बड़ा ऑटोमोबाइल क्रांति हुआ है। आप देखिए गाड़ियों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी आ रही है, और सरकार ने उसमें काफी बढ़ावा दिया। सरकार मतलब हाँ, तो आपको ये लगता है कि जो पिछले 9-10 सालों में हुआ, ऐसा पिछले 70-80 सालों में जब तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया, ये तो बड़ी उपलब्धि के तौर पे आप देखते हैं। और जिस हाँ, तरह से देश की आर्थिक स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि क्या आम आदमी तक जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए थी, वो पहुँच रही हैं, या फिर जो योजनाएँ लेकर ढेर सारी योजनाएँ लाई गई हैं मोदी सरकार द्वारा। बेशक उसमें बहुत सारे वो कॉम्प्लिकेशंस हों, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पहले से बेहतर तरीके से अब काम करने लगी? देखिए ब्यूरोक्रेसी तो अपने तरीके से ही चलती है, उसको कोई है, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, ब्यूरोक्रेसी में को चलाना आसान नहीं है। इस बारे में मोदी जी की फिर तारीफ करूँगा कि उन्होंने बहुत दबाव डाले रखा अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स पर, पीएमओ पर, कैबिनेट सेक्रेटरी पर, यानी इस तरह के सेक्रेटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उन सब पर बहुत प्रेशर डाले रखा है काम को समय पर संपन्न करने के लिए। उसका फ़ायदा तो मिला है निश्चित रूप से। जो टास्क दिए गए अफ़सरों को, बड़े-बड़े अफ़सरों को, सब उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो पहले से हालात बहुत सुधरे हैं। देश हाँ, में तो और ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया आपकी निगाह में। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, किसने कह दिया? मैंने कहा कि उन्होंने अफ़सरों पर दबाव डाले रखा काम कराने के लिए। काम हुँ, किए गए सारे काम टाइम पर कर दो, ये कर दो भई, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हें इतने तारीख तक करना है। उन्होंने किया, उन लोगों ने, सारे अफ़सरों ने अपने-अपने डिपार्टमेंट के काम किए। भ्रष्टाचार हुँ, की जहाँ तक बात है, देश में भ्रष्टाचार कम हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो किसी मंत्री पर मुझे नहीं लगता है कोई भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप आया। छोटे-मोटे आरोप आए होंगे, ज़रूर आए होंगे। लेकिन बड़े आरोप वाला कोई मामला नहीं है। जैसा यूपीए 2 में हमने देखा कि खुलेआम ये मंत्री कभी फँस रहा है, वो इस्तीफ़ा दे रहा है, सुबोध कांत सहायता दे रहे हैं इस्तीफ़ा, तो जायसवाल दे रहे हैं इस्तीफ़ा, तो फलाना दे रहे हैं इस्तीफ़ा। मंत्रियों की लाइन लग जाती थी, कभी वो दे रहे हैं। दर्जनों मंत्री तो इस्तीफ़ा दे रहे थे उस सरकार में। तो कभी वो पकड़ा जा रहा है, तो कभी दयानिधि मारन इस्तीफ़ा दे रहा है। राजा को जेल भेजा जा रहा है, तो फलाना हो रहा है। वो तो सिनेरियो नहीं था। भ्रष्टाचार तो भारत में हमारी खून में है। तो भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, उसको आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, रोक नहीं सकते। इस सरकार में सेंट्रल लेवल पर काफ़ी हद तक उस पर रोक लगी है, और ये विपक्ष जी। के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही नहीं है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है उनको कि भ्रष्टाचार में कैसे फँसाया जाए, झूठे-सच्चे। जैसे पिछली बार आपको याद होगा, चौकीदार वाला नारा लगा करके राहुल गांधी फँस गए, खूब हल्ला किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ गई तो चुप होके भाग गए। फिर अभी भी कुछ मुद्दा इस तरह का उठा रहे थे वो, उठाते रहते हैं भ्रष्टाचार वाला मुद्दा। तो वो तो नहीं है, दिखता है मुझे। भ्रष्टाचार तो है, भीतरी इलाकों में है, छोटे लेवल पर है, मत राज्यों में है, भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है जिसको लेकर के हंगामा हो। जी, जी। चलिए बहुत धन्यवाद मधुरेन्द्र जी, आपने विस्तार से समझाया कि कैसे मोदी ने पिछले 9 सालों में बेहतरीन काम किया है और देश को बहुत आगे लेकर के आए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है हर पत्रकार की अपनी-अपनी दृष्टि होती है और अपना-अपना एक नज़रिया होता है देखने का। और आपका ये नज़रिया ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे इस समय जिस तरह की हवा और बयार चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों की ये स्थिति और ये चिंतन है। और ज़ाहिर-सी बात है कि इसी का फ़ायदा भी मोदी को लगातार मिलता रहा है। ये पूरा परसेप्शन जिस तरह से उनका बना है और ज़मीनी स्तर पर भी इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आने वाले वक़्त में उनको और फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि हम आपसे आगे भी तमाम मसलों पे चर्चा करते रहेंगे। और आपके जो एक्सपर्ट्स कमेंट्स हैं ख़ास तौर से आर्थिक मामलों में, इसमें आपकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, वो लेते रहेंगे। फ़िलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक